चलो तो एक उसको थोड़ा बोलो साथ रहेगा। आज आपके पार्टनरशिप का सेकेंड चैप्टर शुरू हो रहा है और सेकेंड चैप्टर जो है अकाउंटिंग फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन सीखना है। मतलब थोड़ा सा न्यूमेरिकल जो है यहाँ ज़्यादा मिलेगा एंड हमें कैलकुलेशन सीखना है कि हाउ टू वैल्यू द गुडविल। अब गुडविल को वैल्यू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि गुडविल होता क्या है ना। तो गुडविल को अगर हम एक लाइन में बोले गुडविल क्या है, गुडविल इज द रेप्यूटेशन ऑफ फर्म। गुडविल इज द रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म, जो फाइनेंशियल रेप्यूटेशन होता है। जितना अच्छा गुडविल फर्म की कमाई उतनी अच्छी होगी, जितना खराब गुडविल फर्म का कमाई उतना ही खराब। अब ये गुडविल क्रिएट कैसे होता होगा, कैसे रेप्यूटेशन बनता है? आपके अच्छे बिहेवियर से, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस से, रीजनेबल प्राइस से, आपके रिस्पॉन्स टाइम से, आपके 24/7 सर्विस से, प्लस नेचर ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ बिजनेस एंड आपके नेटवर्किंग कॉन्टैक्ट से। प्रैक्टिकली ऐसे ही गुडविल बनता है। गुडविल बनाने के लिए किसी बिजनेसमैन को गुडविल मतलब प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है या गुडविल कैसे बना सकते हैं, तो सबसे जरूरी चीज़ है कि आपका बिजनेस का लोकेशन फेवरेबल होना चाहिए। गुडविल बनाने के लिए बिजनेस का लोकेशन क्या होना चाहिए? फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब क्या हुआ कि सर वैसा जगह हम बिजनेस करेंगे जहाँ बिजनेस चल सके। अगर हम अच्छा सामान बना रहे हैं, हमारी सर्विस अच्छी है, बट लोकेशन फेवरेबल नहीं है तो बिजनेस नहीं चलेगा। हमने अभी बहुत सारे एग्जांपल मुजफ्फरपुर में देखते होंगे, कोई अच्छा बिजनेस था लेकिन वो उसका लोकेशन खराब था तो नहीं चल रहा है। आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देंगे। मझौलिया में ना एक मॉल है छोटा सा जो भी है, वहाँ पर मैगडी खुला, ठीक है ना। तो शुरुआत में चला क्योंकि नया नया खुला तो चला। अब वहाँ पर वो चलता नहीं है। अब देखो मैगडी की क्वालिटी तो अच्छी है ना। मैगडी बिहार में सेकेंड मैगडी आपका मुजफ्फरपुर खुला, बट ड्यू टू अनफेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस वो बिजनेस नहीं चल पा रहा है, क्योंकि जो शहर के कस्टमर है वो उधर नहीं जा पाएंगे, वो आउटर पर जाएगा। अब सर उधर के लोग की परचेजिंग कैपेसिटी कुछ लोगों की है, लेकिन जब शहर में कोई लोग रह रहे हैं, मतलब मुजफ्फरपुर के शहर मार्केट में रहते हैं, तो इनकी यहाँ की परचेजिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। यहाँ यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, मॉल है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह है, तो यहाँ लोग ज़्यादा आते हैं। लाइक मिठनपुरा हो गया, कलमबाग चौक हो गया इधर, बट उधर लोग कम जाते, उधर लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ हमारी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली हमारा बिजनेस चलना चाहिए। दैट्स वाई अच्छा बिजनेस होते हुए भी आपका लोकेशन अगर ख़राब होगा तो फिर बिजनेस नहीं चल पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इन फ्यूचर अगर आप किसी को एडवाइस देते हैं कि आप अपना बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस करते समय हमेशा अपना क्या देखना है? लोकेशन। हमने एक चाय सोटा बार का भी बताया था एग्जाम्पल, याद है? अभिनव दुबे जो गर्ल्स हॉस्टल के सामने चाय का दुकान खोलता है, क्यों? क्योंकि लोकेशन उसका फेवरेबल रहता है। तो डैट्स वाई कि अच्छे बिजनेस, अच्छा क्वालिटी तो रहना है। अब सर लोकेशन अच्छा है मान लेते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ गुड्स खराब हो गया, तो फिर वही बात हुआ। लोकेशन अच्छा है तो वहाँ पर तो आपके जैसा सामान तो बेचने वाले बहुत होंगे ना। अब आपका क्वालिटी खराब है तो दूसरे क्वालिटी अच्छा है तो आप क्या नहीं आकर दूसरी जगह जाएगा। इसका तो गुडविल बनाने के लिए आपका मल्टीपल फैक्टर्स का होना जरूरी है, और मल्टीपल फैक्टर आपके फेवर में होना चाहिए। ओनली द लोकेशन हम कह सकते हैं सर दुकान तो हम बहुत अच्छे जगह पे खोल लिए, लेकिन हमारे स्टाफ खराब है, हमारा सर्विस खराब है, चलेगा? नहीं चलेगा। तो गुडविल मतलब कि हमारा जो रेप्यूटेशन होगा वो कैसे बनेगा? सिंपल आप समझ चुके हैं कि सर हमारा लोकेशन फेवरेबल होना चाहिए, कॉन्टैक्ट बना के रखना पड़ेगा। सर कॉन्टैक्ट कैसे बनेगा? अरे कॉन्टैक्ट जो हमारा कस्टमर से जो कॉन्टैक्ट बनता है, हमारा कस्टमर से जो रिलेशन बनता है, अगर रिलेशन हम खराब रख ले फिर वो कस्टमर कहीं हमारा शिकायत करेगा, कॉन्टैक्ट खराब हो जाएगा, फिर बिजनेस नहीं चलेगा। तो कॉन्टैक्ट हमारा बनना अच्छा जरूरी है। क्वालिटी ऑफ सर्विस जैसे हमने बताया, क्वालिटी ऑफ गुड्स, रीजनेबल प्राइस भी जरूरी होता है कि प्राइसिंग बहुत मैटर करता है। हमारे इंडिया में तो और मैटर करते हैं, क्योंकि हर जगह हम प्राइस को जरूर देखते हैं। जब कस्टमर जाते हैं मार्केट तो क्या देखते हैं बेटा? प्राइस देखते हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द गुडविल, विच क्रिएट्स द गुडविल। अब सवाल है कि गुडविल ख्याति, यानी गुडविल का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। गुडविल का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। गुडविल इज एन इनटैंजिबल फिगर, अदृश्य होता है। क्योंकि हमने बोला था गुडविल इज क्रिएटेड, गुडविल को बनाया जाता है परफॉर्मेंस से, गुडविल को बनाया जाता है परफॉर्मेंस से। दैट्स व्हाई कॉल्ड दैट गुडविल इज एन इनटैंजिबल फिगर। कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बेटा कि जो शुरुआत में जो गुडविल के बारे में लिखवा है, अभी हम आधे घंटे से लिखवा रहे हैं, पता होगा आप लोगों को। कुछ बच्चा सोच रहा है सर लिखवाए जा रहे, समझाएंगे कब। एक दो बच्चे का कमेंट कर कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है, जो बच्चा बोल रहा था वही सोच रहा था कि सर कब समझाएंगे, है कि नहीं है। तो मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि आईपैड पे लिखवा तो हम यहाँ लिखवा सकते थे, क्योंकि हमको पता था कि आज पहला दिन 7 बजे शुरू हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 7:30 में आएंगे, 7:15 में आएंगे, 8:45 7:45 में आएंगे। अभी भी 1-2 बच्चे का आना बाकी है, अभी 5-10 देखिएगा 2 बच्चे और पहुँचेंगे। लेकिन हाँ, टाइम पे आइए, ज़रूरी है, बिकॉज टाइम पे आइएगा तो सर आउटपुट ज़्यादा आएगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आएगा। क्योंकि हमने जाना है मैनेजमेंट में, हम लोग पढ़े होंगे एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, है ना। तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का मतलब है कि दोनों का साथ होना जरूरी है, समझ गए। तो आप लोग टाइम पे आइए, मौसम अब फ्रेश हो चुका है, थोड़ा सा जल्दी उठने की कोशिश करेंगे। और अर्ली मॉर्निंग उठना एक हेल्थ के लिए भी क्या है, हेल्थ और माइंड दोनों के लिए क्या है, फायदेमंद। अब बढ़िए, यहाँ पर बातें नहीं करोगे, मेरे पढ़ाते समय आप बातें नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो चैप्टर 2 है ना, यहाँ पर आप जो फ्रेश चैप्टर उसका लेक्चर लिख लिया करेंगे। लेक्चर 1 हो गया इसका। गुडविल इज एन इनटैंजिबल प्रोसेस, अंडरलाइन कर लिया। गुडविल क्या है, एक इनटैंजिबल प्रोसेस व्हिच आर क्रिएटेड बाय फ्रॉम पास्ट ईयर्स परफॉर्मेंस। पास्ट ईयर, आज अगर कोई किसी का गुडविल अच्छा है तो आज अगर गुडविल अच्छा है तो कैसे अच्छा होगा, पास्ट में अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा, बोलो है ना। पहले हम अच्छा काम ही नहीं किए तो मेरा आज का गुडविल बनेगा, नहीं बनेगा। परफॉर्मेंस दैट इज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट। हमको एक्सपेक्टेड फ्यूचर को, हाँ, कि हमें फ्यूचर में जो प्रॉफिट आना है उसका हम अभी क्या करते हैं, गुडविल वैल्यूएशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, गुडविल वैल्यूएशन कर लेते हैं टू अर्न मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट। अब सर ये सवाल है कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, समझिए। अभी समझिएगा, जैसे इसका कैलकुलेशन को मिलेगा आगे। इसे मान लो कि ये एक सोल ट्रेडर है, ये क्या है बेटा, सोल ट्रेडर है, समझिएगा। इसको भी मार्किंग हम लोग नोट डाउन कर लेंगे कहीं साइड में। तो सोल ट्रेडर है, अब इसके पास मान लो कि 20 लाख रुपए है। कितना रुपया है, तो ये सोचा कि बिजनेस करते हैं, ये सोचा क्या, अगर ये बिजनेस नहीं सोचता तो ये 20 लाख रुपए कहाँ जा रखता, बैंक वगैरह, एफडी वगैरह, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड। कहीं ना कहीं हम पैसा ऐसे जगह लगाते हैं जहाँ पर उस पैसे से हमको रिटर्न आए। घर में तो नहीं रखते ना, घर में पैसा रखना मतलब डेप्रिसिएट कर रहा है पैसा। क्या कर रहा है बेटा, तो घर में पैसा उतना रखिए जितना आपको नीड है इमरजेंसी के लिए, नहीं तो उस पैसे को कहीं और रखना है, आप कहीं और मतलब सेफ जगह पे जहाँ में रिटर्न भी है और ज़्यादा रिस्क भी ना हो। तो सपोज करिए कि अगर ये बिजनेस नहीं करता, अगर इफ he deposited in बैंक, वो बैंक या मार्केट में पैसा रखता, मान लो तो सोचता कि हम 12% रिटर्न कमा लेंगे। कितना परसेंट रिटर्न कमा लेंगे, तो 20 लाख का 12% कितना हर साल कमा लेगा वो, 2 लाख। सुनो ध्यान से, प्रैक्टिकली समझिए। अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो 20 लाख रुपए आप कहीं ऐसा जगह लगाते हैं जहां 12% आपको रिटर्न आएगा, मतलब 2,40,000 हर साल कमा लेंगे। लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं, ये पैसा हम बिजनेस में करते हैं, हम ज़्यादा कमा सकते हैं। हम बिजनेस क्यों करते हैं, इसलिए कि सर, या बिजनेस हम इसलिए पैसा लगाते हैं कि हम जितना पैसा मार्केट से कमा लेंगे इन्वेस्ट करके, हम उससे ज़्यादा कमा लेंगे। दैट्स पे ना बिजनेस करते हैं। कोई इंसान बिजनेस क्यों करता होगा या बिजनेस में पैसा लगाता होगा, ये जो मेरे पास पैसा है, मेरे पास ऐसा स्किल है कि हम अगर 12% मार्केट से कमा लेते हैं, हम उससे ज़्यादा कमा ले, तभी हम बिजनेस करेंगे। आपकी ये सोच होनी चाहिए जब आप बिजनेस करने जाओ। अब बिजनेस करने जाओ, देखिए बहुत सारे का कॉन्सेप्ट या सोच होता है कि हम नौकरी करें। क्या करें, नौकरी करें। बट नौकरी इज नॉट ओनली वन एलिमेंट टू अर्न द मनी, है ना। नौकरी यानी जॉब या एम्प्लॉयमेंट इज नॉट ओनली वन एलिमेंट टू अर्न द मनी। अपार्ट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट देयर आर अदर सोर्सेज टू अर्न द मनी, लाइक प्रोफेशन, लाइक बिजनेस, है कि नहीं है।
तो बिजनेस से भी आप पैसे कमा सकते हैं, प्रोफेशन से। लेकिन जब बच्चे स्कूल में रहते हैं 9th-10th में और उसके कोई रिलेटिव आते हैं तो बेटा क्या करोगे, तो बच्चा अगर गलती से बोलते बिजनेस करेंगे तो कुछ ना लाइक कुछ नहीं करने वाले, पर्सनल नहीं है इसलिए बिजनेस बोल रहा है कि नहीं है। और वो लोग नहीं हमको तो नौकरी करना है, बैंक में नौकरी करेंगे, अरे वाह क्या बात है कि नहीं है। अब बैंक में जो नौकरी करा वो अच्छा हो गया, जो बिजनेस करने का सोचा वो खराब हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। हो सकता है जो बिजनेस कर रहा है वो 10 को बैंकर से ज़्यादा कमा रहा हो सकता है ना। चलिए छोड़िए, आगे हम लोग चलते हैं। तो ये इंसान जो है वो सोचता है कि हम बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं, तो बिजनेस सोचता है करने का सोच रहा है। तो बिजनेस से कितना लगाया, 20 लाख रुपए लगाया। अब मुझे बताइए कि 20 लाख लगाया तो वो एक्सपेक्ट करेगा ना कि हम इतना प्रॉफिट कमा लें, बोलो हाँ है ना। एक एक्सपेक्टेशन, तो वो एक्सपेक्टेशन सोचेगा कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, ध्यान से देखना, क्या नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो 2,40,000 होना चाहिए। ये नॉर्मल प्रॉफिट को हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। क्या एक्चुअल प्रॉफिट है, एक्चुअल जो एक्चुअल हो जाएगा। एक्सपेक्टेड अभी हमने सोचा कि 1 साल में हम इतना कमा ले, और सर 2,40 क्यों सोचा, बिकॉज वो अगर यहाँ बिजनेस नहीं करता तो 12% कमा लेता, बिजनेस नहीं करता तो कितना परसेंट कमा लेता, सोचो मत, इधर देखो, कितना कमा लेता, 12% कमा लेता। वो बिजनेस लगा रहा है तो सोचा कि भैया अब नॉर्मल हमको 2,40 कमाना ही है। अब 2,40 से ज्यादा भी हो सकता है, बोलो हाँ है ना। क्या 2,40 से कम नहीं हो सकता है, हो सकता है। बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क, बिजनेस में कंटीजेंसी इन्वॉल्व होता है। बिजनेस में क्या इन्वॉल्व है, कंटीजेंसी। कंटीजेंसी मतलब अनसर्टेनिटी, आगे क्या होगा आप आज नहीं बोल सकते हैं। आप सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप अपना एस्टिमेशन कर सकते हैं, बट नो वन इज एक्यूरेट अबाउट द फ्यूचर। कोई एक्यूरेट है नहीं है। लेकिन बैंक में जब आप एफडी करते हैं तो यहाँ पर है कि भैया इतना इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे बैंक ज़्यादा कमा ले या कम। चलिए छोड़िए। लेकिन जब बिजनेस करता है, ये बिजनेस में बहुत मेहनत किया, अपना मेहनत मतलब कि लोकेशन भी इसका अच्छा था, कॉन्टैक्ट भी अच्छा था, क्वालिटी भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, बहुत मेहनत किया और ये मेहनत से 3 लाख रुपया प्रॉफिट बना दिया। ज्यादा कमा लिया ना, कितना ज्यादा कमा लिया, 60,000 ज्यादा कमा लिया। ये जो ज्यादा है इसको बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट। सुपर मतलब द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मीन्स, बोलो अभी बोले ना, द प्रॉफिट अर्न्ड बाय फर्म ओवर एंड above of what, नॉर्मल और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कह सकते हैं बेटा, इट्स कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। यानी ये हमारा गुडविल का ही नतीजा है या हमारे अच्छे कर्मों का ही नतीजा है कि हम प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जानते हैं ना, नाम सुने ना, उन्होंने एक कोर्स, मतलब कि उनका एक कोर्स, ऐसे बहुत सारे कोर्स फेमस है बट सबसे फेमस एक कोर्स है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर इंसान, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। सब कुछ हमारा जो रिजल्ट है ना, हमारे कर्मों पे बेस है। आप 12th में हैं, आपके अच्छे कर्म पढ़ाई पे आपको रिजल्ट देगा, और अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर आप अच्छे रिजल्ट की इच्छा कैसे करोगे। हम एक्सपेक्ट कैसे करते हैं, हम अपने कर्मों के बेसिस पे। अब कोई ड्रीम देख रहा है, रात में सोया या रात में हमेशा सोचता है कि काश कितना हो जाए, ये हो जाए, हो जाए। ड्रीम ट्रू कब होगा, जब आपके उस अकॉर्डिंगली कर्म होंगे, आपके काम होंगे, है कि नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर जैसे रिजल्ट आपको अच्छा लगे, रिजल्ट आपका अच्छा ही गुडविल होगा, आपके लिए रिजल्ट ही आपका क्या होगा, अच्छा रिजल्ट, अच्छा गुडविल। बट वो अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आपको अच्छे कर्म, पढ़ाई वाले कर्म करने पड़ेंगे, फोकस करने पड़ेंगे। अब फोकस ही नहीं है, आप मेहनत ही नहीं कर रहे तो आप गुडविल की इच्छा कैसे करोगे। अब देखो, पढ़ाई और बिजनेस दोनों का कोरिलेट करो, सब जगह कहीं ना कहीं अगर गुडविल बन रहा है या कोई अच्छा हम पा रहे हैं, इसलिए पा रहे क्योंकि हम मेहनत किए। बिजनेसमैन मेहनत किया है तब ने प्रॉफिट बनाया है।
उसका लोकेशन भी, अगर लोकेशन का मतलब वही कि अच्छा जगह पढ़ना, ये भी हो सकता है अच्छा स्कूल, अच्छा क्लासेस बोलो, हाँ अच्छा टीचर, ये भी जरूरी होता है। अब मान लो कि हम पूरे साल भर एक ऐसे टीचर के अंडर फंस गए कि सर वो हम खुद मेहनत किए जा रहे हैं लेकिन हमको उतना सर से उतना फायदा हमको नहीं हो पाया, या कोई अच्छे स्कूल में नहीं जा पाया, वो ऐसे स्कूल चला गया जहाँ पर पढ़ाई प्रॉपर नहीं होती। देखिएगा ध्यान से, तो अच्छा स्कूल लोकेशन हो गया, अच्छा स्कूल क्या हो गया, अब उसके जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़े जा रहे हैं, दोनों का कोऑर्डिनेशन बन रहा है और एंड द रिजल्ट अच्छा रिजल्ट पा लिए। तो बिजनेस भी वही है कि बिजनेस के लिए अच्छा बिजनेस का लोकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी आपका अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, दैट्स व्हाई प्रॉफिट बनाओगे। तो मैंने यही बोला कि भैया ये जो है आप पे भी डिपेंड करता है। अभी आप बिजनेस नहीं कर रहे, बिजनेस कैसे किया जाता है वो सीख रहे हैं, इसीलिए तो आप अकाउंटिंग या कॉमर्स लिए कि कैसे हम बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, समझ में आ रही है ना। इसलिए कर्म किए जा फल की इच्छा। सर आप बोले कर्म किए जा फल की इच्छा, देखो हम अगर अच्छा कर्म करेंगे ना तो ऑब्वियस बात है कि हमको उसका रिजल्ट मिलेगा। और समय देखिएगा ध्यान से, समय के साथ सब कुछ बदलता है, अगर किसी का खराब है तो अच्छा होगा, किसी का अच्छा है तो हमेशा अच्छा नहीं रहेगा, कभी खराब हो सकता है। आपके बिहेवियर, आपके पोलाइटनेस, ये सब जरूरी है, टाइम बर्बाद नहीं करना है, पढ़ाई पर फोकस करना है। ये समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमने यहाँ पर लिखा, आईपैड पर नहीं लिखा है, अभी हम यहाँ तक पढ़ाएंगे, उसके बाद आप अपना यहाँ पर कहीं ना कहीं जो नोट्स आप कंप्लीट किए हैं उसके नीचे ये लिखेंगे, बिकॉज ये भी नोट्स का टाइप पार्ट होगा। तो यहाँ तक समझ गए। When the goodwill is calculated, सर गुडविल कभी भी कैलकुलेट करेंगे नहीं, देखिए गुडविल कैलकुलेट करेंगे कोई इवेंट होगा तब, कोई इवेंट होगा तब कि हाँ ये कुछ ऐसा होगा जहाँ पर हमको कोई गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ रही है। जब पार्टनर अपना रेशियो चेंज कर ले, क्या चेंज कर ले, PSR का फुल फॉर्म पता है ना, प्रॉफिट शेयरिंग। कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तब गुडविल कैलकुलेट किया जाएगा, कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेगा तब गुडविल कैलकुलेट किया जाएगा, किसी पार्टनर का डेथ होगा तब, या कोई फर्म अमलगमेट होगा। अमलगमेशन मतलब होता है कि ए और बी मिल रहा है और ए बी बन गया तो उसको अमलगमेशन कहते हैं। ए और बी मिल रहा है यानी अमलगमेट मतलब क्या होता है, मर्ज करना, जोड़ना, क्या ना। उसके बाद क्या, अगर मान लो कोई फर्म बिक रहा है तो बिकने पर भी तो गुडविल कैलकुलेट कि मेरा कितना गुडविल है, या किसी बिजनेस को हम खरीद रहे हैं तो गुडविल कैलकुलेट किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक अभी समझे, इसके आगे भी है, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। इसको पॉज पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल। अगर ये जो फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर अनअवॉइडेबल है, इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल, ये सब अनअवॉइडेबल है। बट हाँ इसमें जो हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी ने डिसीजन लिया उसके अकॉर्डिंग हमको कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल होना जरूरी होता है। इसीलिए आप पढ़ते हैं मैनेजमेंट, क्या पढ़ते हैं, अभी अकाउंट्स पर तो उसमें हम अकाउंटिंग सीखते हैं, क्या सीखते हैं, अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट क्या है कि बिजनेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, रिस्क को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए हमको मैनेजमेंट पढ़ना जरूरी होता है, दोनों का पढ़ना जरूरी है। चलिए, प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं गुडविल क्रिएट करता है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा गुडविल उतना ही ज़्यादा होगा। फेवरेबल कॉन्टैक्ट्स, जैसे मैं बोला नेटवर्किंग कॉन्टैक्ट्स भी आपके जरूरी है। कस्टमर रिलेशन कह सकते हैं, यहाँ पर लिख लो कस्टमर रिलेशन, कस्टमर रिलेशन आपका अच्छा होना चाहिए, कस्टमर रिलेशन क्या होना चाहिए बेटा, अच्छा। इसको हम PR भी कहते हैं, PR समझते हैं, पब्लिक रिलेशन, PR मतलब पब्लिक रिलेशंस। और नेक्स्ट है, हम जो भी चीज करें कस्टमर को हम सेटिस्फाई करें, जो भी चीज करें कस्टमर को, सब कुछ ऊपर वाला ठीक है, कस्टमर ही आपके सामान काम से सेटिस्फाई नहीं है, सब खत्म है, इसलिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ही जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। एंड नेक्स्ट पेज पे आपका है टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल आर ऑफ टू टाइप्स। गुडविल कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। एक गुडविल है जिसको हम बोलते हैं परचेज गुडविल, और एक गुडविल है जिसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसका मतलब समझिए,
जैसे मान लो कि यहाँ पर अभी लिखना मत, यहाँ मान लो कि कोई पर्सन है और यहाँ पर एक बिजनेस है ना। अब सपोज करो कि जैसे आप मुजफ्फरपुर में सबसे अच्छा मिठाई कहाँ मिलता है, किस दुकान में मिलता है? महाराज है ना, महाराज। उसकी मिठाई मतलब अच्छे खासे, तो महंगे भी होते हैं एंड क्वालिटी से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। समटाइम आपको ऐसा लगेगा कि हल्दीराम से ज़्यादा महंगा उसका, एंड वो एनी टाइम जाएंगे उसके यहाँ कस्टमर हमेशा मिलेगा, अच्छे से मिलता है, भरा भी रहता है ना। तो महाराज जो है अपना बिजनेस बेचना चाहता है, जो भी है, चाहे मान लो ये जो है इसको खरीदने में इंटरेस्टेड है, ये जो है महाराज के बिजनेस को खरीदने में इंटरेस्टेड है। यानी कौन खरीदना चाहता है? ए। खरीदने को इंग्लिश में परचेज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो महाराज से वो कॉन्टेक्ट किया, भैया आप अपना बिजनेस बेचिए, जो पैसा है बोलिए। तो महाराज अपना वैल्यूएशन करता है, जिसमें महाराज वैल्यूएशन करता है कि हमारे बिजनेस का मेरे पढ़ाते समय यार तुम यहाँ फोकस कर ले भाई। महाराज अपना बिजनेस का वैल्यूएशन करता है और वो बिजनेस वैल्यूएशन करता है तो उसको पता लगता है कि टोटल एसेट मेरे बिजनेस का 50 लाख रुपया है। कितना है? 50 लाख। अब महाराज रॉ मटेरियल्स भी तो खरीदता होगा ना, दूध वगैरह सब अपने थोड़ी तो यहाँ कहीं ना कहीं खरीदता होगा, किसी का बकाया हो, किसी से लोन भी लिया होगा, बैंक लोन वगैरह हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो उसकी लायबिलिटी जो है, शॉर्ट में हम समझा रहे हैं क्योंकि नीचे एग्जाम्पल उसी पे बेस है, ठीक है ना। लायबिलिटी जो है उसकी 5 लाख रुपए की है। इसका नेट एसेट कितना हो जाएगा बता सकते हो? 45 लाख नेट एसेट निकलता है, एसेट माइनस लायबिलिटी। नेट एसेट बराबर एसेट्स माइनस लायबिलिटी। यानी और हम उसके बिजनेस खरीदेंगे तो बोलेगा ना मेरा एसेट्स इतना है, लायबिलिटी इतना, सब ले जाओ, है कि नहीं है? लेकिन बोलता है कि भैया तुम 45 लाख हम तुमसे नहीं लेंगे, हम तुमसे 70 लाख रुपया लेंगे। कितना लेंगे? 70। आप बताइए महाराज का फिजिकल एसेट्स जो नेट एसेट्स हो गया, मतलब कि लायबिलिटी को माइनस करने के बाद हम अगर उसका बिजनेस खरीदेंगे तो हमको कितने का वैल्यू मिलेगा? 45 लाख। लेकिन हमको कितना पेड करने के लिए बोला जा रहा है? मुझे बताओ कितना हम खरीद रहे हैं बिजनेस को? खरीद नहीं, फिर बात करें खरीद प्राइस, हम कितना पैसा दे रहे हैं उसको? इसको खरीदना होगा ना कि हम खरीदे 70 लाख में, मेरा पैसा तो 70 लाख जाएगा। तो 70 लाख रुपए जो हम उसको परचेज करेंगे उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। क्या बोलेंगे? परचेज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। जैसे देखो कंसिडरेशन, हम कब जैसे ये कभी भी कोई भी बिजनेस होता है या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ भी तो बायलैटरल होता है, 2 साइड होता है। वन साइड अगर हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो वहाँ कंसिडरेशन नहीं होगा। जैसे किसी फ्रेंड का बर्थडे है ना, किसी फ्रेंड का बर्थडे है, आप उसको गिफ्ट में एक मान लो कि घड़ी गिफ्ट कर दिए, आप एक कॉफी मग गिफ्ट कर दिए, आप एक कपड़ा गिफ्ट कर दिए। तो गिफ्ट करते समय आप ये कैलकुलेट करते कि वो कितने का खिलाएगा तो हम कितने का गिफ्ट देंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। आप अगर गिफ्ट नहीं भी, अगर वो फ्रेंड आपको बुलाता अपने घर पे और वो गिफ्ट लेकर नहीं जाता है, आप बोलो वेयर इज द गिफ्ट? अच्छा, अब मान लेते कि वो फ्रेंड बोलता है कि वेयर इज द गिफ्ट, तो फ्रेंड जिसको बुलाया बोलेगा आई एम द गिफ्ट, तुमने मुझे बुलाया मैं आ गया, है ना। इससे बड़ा गिफ्ट क्या चाहिए, है कि नहीं है? तो गिफ्ट जो है वो वन साइडेड होता है। आप किसी को डोनेशन देते हैं, चैरिटी करते हैं, गिफ्ट वहाँ बायलैटरल नहीं होता है। समझिए ध्यान से, बउआ ए बउआ बात नहीं। लेकिन जब बात करते हैं बिजनेस की, कोई बाहर नहीं क्या? अच्छा चलिए चलिए, अपने बाबा थे नीचे वाले, हम देख के आते हैं। ने बताया कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, मतलब कि अगर हम कुछ करें, कोई भी सामान बेचे या कोई सर्विस दे, इन रिटर्न मुझे क्या मिलेगा? जो मुझे मिलेगा वही है कंसिडरेशन। जो मुझे मिलेगा वही क्या है? कंसिडरेशन है।
समझ गए ना? जैसे मान लो यहाँ पर ये बायर है, ये क्या है? तो यहाँ कौन होगा? बायर एंड सेलर। अब बताओ सेलर इसको क्या बेचेगा और ये इसको क्या पे करेगा? बोलो पेमेंट करेगा। चलो मान लो कि 10,000 रुपए का गुड्स है तो ये पेमेंट भी कितना करेगा? तो बायर के लिए देखो, बायर के पास जो राइट्स है, राइट्स क्या होगा? राइट मतलब अधिकार समझते हैं ना? बायर का राइट्स क्या होगा? टू टेक गुड्स। बोलो हाँ है ना? और जो उसको मिल रहा है वही क्या कहलाएगा? हमने अगर तुम्हें 10,000 रुपया दिया, बायर बोला कि हमने तुम्हें 10,000 दिया तो 10,000 में मुझे इन रिटर्न मुझे क्या मिलेगा? तो सामान दे दिया तुमको, तो सामान इज ऑल्सो द कंसिडरेशन। जो रिटर्न में मुझे मिल रहा है, जो रिटर्न में मुझे मिल रहा है वही कंसिडरेशन है। पर जब सेलर्स के पास जाएंगे तो सेलर्स का राइट्स क्या होगा? राइट्स का अधिकार। सेलर ने सामान बेचा, तो सेलर ने सामान बेचा तो उसको क्या मिलेगा? क्या पेमेंट मिलेगा? टू गेट द मनी या प्राइस या पेमेंट। तो ये इसका क्या कहलाएगा? तो एक के लिए समान कंसिडरेशन है और एक के लिए क्या कंसिडरेशन? पैसा कंसिडरेशन है। तो यहाँ पर जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि सर आप जिसे कहाँ गए? अच्छा चलो, कितने का नेट एसेट्स था इसे बता सकते हैं? अभी जो एग्जांपल में देखा उसमें महाराज के बिजनेस का नेट एसेट्स कितना है? 45 लाख। कितना है? 45 लाख। और हम पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन कितना में खरीद रहे हैं? हम ज्यादा दे रहे हैं ना? कितना ज्यादा दे रहे हैं? क्यों दे रहे होंगे? गुडविल का दे रहे हैं। हमने उसके गुडविल को खरीदा। हमने तुम्हारा बिजनेस में नेट एसेट भी खरीदा, यानी जो टेंजिबल एसेट, टेंजिबल समझते हैं ना? तो टेंजिबल एसेट्स आया, मेरे टेंजिबल नेट एसेट आया 45 लाख का। कितने का आया? 45 लाख का। और इनटेंजिबल कितने का आया? 25 लाख का। तो यहाँ जो हमने उसके गुडविल को खरीदा, अब ये सारा मेरा हो गया। अब महाराज नाम का ओनर मैं हूं। तो ये सर ऐसा क्यों होता है? सर हम क्यों पेमेंट किए एक्स्ट्रा उसको? अरे भाई तुमको बना बनाया कस्टमर मिलने वाला फ्यूचर में, उसका नाम ही काफी है। तुम 25 लाख हो सकता है 1 साल में रिकवर कर लो, 2 साल में रिकवर कर लोगे उसके नाम से। अगर तुम अपना बिजनेस करते, अपने नाम का कोई भी नाम रख देते, महाराज नहीं रखते, तुम अच्छा स्टाफ भी रखो, शुरुआत में आपको स्ट्रगल सर्वाइव करने पड़ेंगे। बिजनेस का आपने मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ा है ना? तो मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक या ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। उस ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का पहला ऑब्जेक्टिव होता है पहले सर्वाइव करना है। चाहे कितना भी अच्छा करेंगे, नए हैं तो आपको पहले सर्वाइव करना पड़ेगा। आपने तो पुराने को खरीद लिया, अब पुराना जो था वो ओल्ड इज गोल्ड, मतलब जो जिसको खरीदा वो अपने में फेमस है, तो हम 25 लाख एक्स्ट्रा देने में कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही है ना? नहीं आ रही है? तो यही जो 25 लाख रुपया है यही क्या कहलाएगा? हमारा गुडविल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? गुडविल। गुडविल कहलाएगा, जिसको बोलते हैं परचेज गुडविल। क्या बोलते हैं बेटा? परचेज गुडविल। पढ़िए परचेज गुडविल। द गुडविल फॉर विच द कंसिडरेशन हैव बीन पेड फॉर इट। वह गुडविल जिसका कंसिडरेशन हमने पेड किया। अब कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, वो है हमारे लिए। एंड जो हमने 25 लाख पेड किया गुडविल का है, जो भी गुडविल पे किया उसको परचेज, एंड हमने जब पेड किया तो बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। तो सर बैलेंस शीट में किस साइड दिखाना पड़ेगा बता सकते हैं? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि हम पेड कर रहे हैं। क्या है बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। किस साइड दिखेगा बताओ? एसेट साइड की लायबिलिटी साइड? जोर से बोलिए, किस साइड दिखेगा? अरे क्रेडिट नहीं होता है भाई, एसेट या लायबिलिटी बोलो, किस साइड होगा? एसेट्स। इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है, क्या है? तो एसेट साइड दिखेगा। सिंपल है, इसमें ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत है। चलिए अब देखो ध्यान से, ये देखो एग्जांपल बेस्ड ऑन परचेज गुडविल। अब ये सवाल जो आपको सामने दिख रहा है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ जाए।
आ जाएगा। पहले हम आपको देते हैं 3 मिनट वहां से यहाँ तक पढ़कर समझने के लिए, और 3 मिनट के बाद बोलिए सर समझ में आ गया, नहीं आया तो बोलिए सर नहीं समझ में आया, वैसे हम समझा देंगे। पढ़िए तो पीसी कहलाएगा, क्या कहलाएगा? पीसी का फुल फॉर्म परचेज कंसिडरेशन, ठीक है ना। अब बताया कि यहाँ पर जब खरीदा तो एक एग्रीड वैल्यू जहाँ पर हमको एसेट जितने का मिल रहा है और वैल्यू ये है, ये एसेट्स है, ये क्या है? इसको आप टोटल एसेट्स कह दो और ये आपका लायबिलिटी। तो नेट एसेट्स कैसे निकलता है? टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अब ये आपका एसेट्स का वैल्यू, टोटल एसेट्स कितने का वैल्यू हो गया? 11 लाख, और क्रेडिटर्स लायबिलिटी है ना आपका, ये कितने का? 75,000। और नेट एसेट कितने का आ गया? तो उसका हमें नेट एसेट मतलब टेंजिबल हमको 10,45,000 10,45,000 मिल रहा है, बट इसके लिए हमको कितना पे करना पड़ रहा है? तो हम ज्यादा पे कर रहे हैं, ज्यादा पे कर रहे हैं। कितना ज्यादा पे कर रहे हैं? 1 लाख। तो ये हमारा गुडविल कहलाएगा, जिसको हम परचेज गुडविल कर रहे हैं, मतलब कि हमने उसके गुडविल को खरीदा। सर अगर मान लीजिए कि इसका वैल्यू 10,45 लगे, स्थिति इतनी खराब है कि बेचना चाह रहा है, ऐसा नहीं तो सकता किसी का स्थिति खराब है तो बेच रहा हूँ, उसके से पता है जितना का वैल्यू हो उससे कम ही में आपको मिल जाएगा, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाता है। ये डिस्काउंटेड प्राइस नहीं है, प्रीमियम प्राइस पे पे कर रहे हैं आप। किस पे पे कर रहे हैं? हम प्रीमियम पे खरीदे हैं, तो कोई प्रीमियम सामान को आप प्रीमियम पे खरीद रहे हैं। कोई खराब सामान यानी कोई बिजनेस लॉस में चल रहा है लेकिन वो बेचना चाहता है, आप खरीद लीजिए डिस्काउंटेड प्राइस पे, उसमें आप फायदे में रहिएगा। आप अपने तरीके से बिजनेस को आप एक्सपैंड ग्रो या अच्छे से चला सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो वहाँ फायदा होता है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफर करते हैं? और कैपिटल का कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ना है 12th में, लेकिन अभी नहीं पढ़ना है। जब कंपनी पढ़िएगा ना, कंपनी अकाउंट से वहाँ पर सीखने को मिलेगा, वहाँ गुडविल भी सीखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ गए बच्चों? नहीं समझे? गुड, वेरी गुड, समझ गए, बहुत अच्छा बात है। चलिए अब इसके बाद बात आती है सेल्फ जनरेटेड। अब हमें पता है जो अभी वैल्यूएशन सीखना है गुडविल का, उसमें सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में ही सीखना है। जैसे मान लो कि अभी महाराज के और हमने 25 लाख गुडविल निकाला, बोलो हाँ, या एक एग्जांपल किया तो उसमें 1,55,000 का गुडविल निकाला। वो परचेज था, परचेजिंग कंपनी के लिए ना, जिसने खरीदा उसके लिए परचेज। लेकिन मान लो कि जो बेच रहा है वो तो अपने से गुडविल बना के रखा होगा, बोलो हाँ है ना। महाराज ने सेल्फ अपने बदौलत, अपने नाम, काम, लोकेशन, सेटिस्फैक्शन सब कुछ की बदौलत 25 लाख का गुडविल बना के रखा है। तो मुझे बताओ कि महाराज ने ये गुडविल खरीद कर रखा है कि अपने से खुद से क्रिएट करके रखा है? तो महाराज के लिए क्या कहलाएगा? ये बात समझिएगा, सेल्फ जनरेटेड है कि आपने अपने परफॉर्मेंस के बेस पे आपने गुडविल क्रिएट कर रखा है, लेकिन अभी आपने किसी का खरीदा नहीं, ना बेचना है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल यानी महाराज को 25 लाख कहीं पे करना पड़ेगा गुडविल जो बना के रखा है? बोलिए हाँ है ना। नहीं पे करना, वो तो बनाया खुद से ना। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज द गुडविल व्हिच आर क्रिएटेड बाय फर्म एंड नो कंसीडरेशन हैज बीन पेड फॉर इट। यहाँ पर ये सेल्फ जनरेटेड क्या लिखा हुआ है? गुडविल व्हिच इज क्रिएटेड सेल्फ बाय द फर्म एंड नो कंसीडरेशन हैज बीन पेड फॉर इट। जब इसका कंसीडरेशन कहीं पे नहीं कर रहे हैं तो हमको इसको बैलेंस शीट में दिखाने की जरूरत है। बैलेंस शीट में जैसे गुडविल 2 प्रकार का है, परचेज गुडविल और सेल्फ। तो बैलेंस शीट में दोनों गुडविल नहीं दिखेगा, ध्यान रखिएगा, थ्योरी में पूछेगा, एमसीक्यू पूछेगा। बैलेंस शीट में दोनों गुडविल एक ही गुडविल दिखेगा, वो गुडविल क्या है? परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल आपने खुद बनाया है, कहीं पेमेंट आपने किया ही नहीं, तो गुडविल कैसे बैलेंस शीट में दिखा दोगे? यानी महाराज जब अपना बैलेंस शीट बनाएगा तो वो गुडविल उसमें नहीं दिखाएगा, लेकिन जिसने उसको खरीदा, गुडविल परचेज कर लिया, तो वो अपने बैलेंस शीट में दिखाएगा। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हमें अभी जो सीखना है, इसी पे सीखना है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है? इज आल्सो नोन एज नॉन परचेज गुड। नॉन परचेज को हम परचेज नहीं करते, खुद क्रिएट करते हैं। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम ये जब कोई इवेंट होता है तो हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। यानी हमें जो अभी अकाउंट्स के सेकंड चैप्टर में जो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन गुडविल सीखना है, वो गुडविल का वैल्यूएशन ही सीखना है, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल से क्रिएट किया जाता है।
तो गुडविल कैलकुलेट करने के आपको सिलेबस में 12 सिलेबस में 3 मेथड बताए गए, लेकिन 3 ही होता है ऐसा नहीं है। आप आगे जाओगे, जैसे सीए कोई करेगा ना, तो सीए का जो फाउंडेशन लेवल है उसमें एक मेथड और ऐड किया जाता है, उसका नाम क्या हम बता देते हैं, उसका नाम है एन्युटी मेथड। क्या मेथड है बेटा? इसको प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी कहते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट इन सीए फाउंडेशन में पढ़ना है। जब सीए फाउंडेशन की पढ़ाई करोगे तो 1 मिनट आपका ऐड ऑन हो जाएगा, जो है एन्युटी मेथड, ठीक है ना। तो ये क्या होता है हम आपकी बताने की जरूरत हमको नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर 3 मेथड पढ़ना है, जिसमें आपका पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड यानी एपीएम। क्या है मेथड बेटा? एपीएम, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा है एसपीएम, सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या है बेटा? और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या बेटा? सीएम, कैपिटलाइजेशन मेथड। एपीएम, एसपीएम, सीएम। एपीएम, एसपीएम एंड सीएम। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। कोई दिक्कत नहीं। तो गुडविल वैल्यूएशन करने के कितने मेथड पढ़ने हैं हम लोग को? क्या क्या है? अरे पूरा बोलो। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एवरेज की बात करते हैं, एवरेज के भी 2 पार्ट हो गए। एक सिंपल एवरेज जो सबसे इजी है, सबसे इजी है, वेरी इजी है, और दूसरा है वेटेड। वेटेड का मतलब वेट। वेटेड में प्रॉफिट, ये मेथड तब लगाते हैं जब प्रॉफिट ट्रेंड में होता है। क्या होता है? ट्रेंड समझते हैं? ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंडिंग 2 प्रकार का ट्रेंड होता है, मतलब ट्रेंड को हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एक हमारा बेंचमार्क है, तो एक होता है जो बढ़ते हुए, ये ट्रेंड है, इंक्रीज किया जा रहा है। एक ट्रेंड होता है आपका गिरते हुए। तो प्रॉफिट और इन ट्रेंड का मतलब या तो प्रॉफिट बढ़ते हुए जाएगा या प्रॉफिट, तो तब यानी असेंडिंग, डिसेंडिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तब हम वेटेड लगाते हैं। नहीं तो अकॉर्डिंग टू द सवाल, क्वेश्चन जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अभी आज सीखेंगे कैसे कैलकुलेट करना है। ये सब न्यूमेरिकल हम लोग कल सीखेंगे, है ना। और यहाँ सुपर प्रॉफिट जो भी हमने देखा हुआ एग्जांपल बनाया था, जिसमें फर्म का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इतना है, कितना था? 2,40,000, 3 लाख प्रॉफिट एक्चुअल कमाया, तो सुपर कितना है? 60,000। उसके बेस हम गुडविल निकालेंगे। तो जो अभी आपने जो लिखा है ना सुपर प्रॉफिट वाला, उसको हमें यहाँ पर सीखने को मिलेगा। एंड थर्ड एक कैपिटलाइजेशन मेथड, जहाँ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ, और दोनों से गुडविल जनरली सेम आ जाता है। हम लोग यहीं तक सीखे हैं, यहीं तक लिखे थे। यहाँ तक थ्योरी पोर्शन हो गया, उसमें आपने एक न्यूमेरिकल छोटा बहुत सीख लिया। इस बेस पर हम आपको एक होमवर्क देना पसंद करेंगे। देना पसंद करेंगे आपको? नो सर, चलिए वेरी गुड, लेकिन हम तो देंगे होमवर्क। यहाँ देखिए, क्लासरूम में हमने ये बुक डाल दिया है, और होप सो सबके पास बुक होगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 ये आप सब बना लीजिएगा। इसका जर्नल क्या करना नहीं करिएगा, बस यहाँ तक आपको बनाना है। गुडविल कैसे कितना आएगा वो निकालना है। ये गुडविल, ये एकदम जैसा कि हमने समझाया वैसा ही है। ये परचेज गुडविल पे बेस है। किस गुडविल पे? ये बना कर आइएगा, बन जाएगा, ठीक है ना। ये समझ बना लीजिएगा आपको, ओके ना। एंड देन आफ्टर और कोई होमवर्क नहीं है। हाँ, जो हमने लिखवाया है उसको रिवाइज, जो लिखवाया